नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पीएम किसान सम्मान निधि की उत्तराखंड में जारी हुई किश्त, सीएम ने फिर दोहराई किसान फ्लैगशिप स्कीम। 15 अगस्त को शांत कैदियों की जेल से होगी समय से पहले रिहाई, देखिए क्यों करती है सरकार ऐसी मदद। इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर ग्राहकों को काला मसाला से गुमराह कर रहा है बेलबाल भोग, आयुर्वेदिक विभाग से बगैर पंजीयन किया लॉन्च। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों के लिए बनी नई गाइडलाइंस, जानिए कोरोना को कैसे दी जाएगी अब मात। गैरसैंण में अव्यवस्थाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष हुई उग्र, देखिए क्या बोली राजनीतिक राजधानी पर। खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की छठी किश्त की राशि जारी कर दी गई है। इस मद के लिए 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इसका सीधा लाभ प्रदेश के 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। उनके बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए जमा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी होने से उत्तराखंड के किसान भी लाभान्वित होंगे। राज्य में इस योजना में अभी तक 8.33 लाख किसान पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भी किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है, जबकि स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को सब्जी बीज अनुदान पर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना शुरू की गई है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत सेब पर ओलावृष्टि से होने वाली क्षति को भी रिस्क फैक्टर में शामिल किया गया है। इस प्रकार सघन खेती के लिए अरोमा वैली विकसित की जा रही है। आगामी 5 वर्षों में 1000 हेक्टेयर में नया चाय प्लांटेशन की योजना पर काम किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों की रिहाई की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में कैदियों को रिहा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके लिए प्रदेश के 13 जिलों के कैदियों के नाम की सूची शासन को भेजी गई है। इनमें 60 से अधिक कैदियों के नाम शामिल हैं। आज सोमवार को गृह सचिव और कारागार नीतीश झा की अध्यक्षता में एक बार फिर बैठक होगी। इसके बाद इन कैदियों की रिहाई पर निर्णय लिया जाएगा। सूची में 15 से अधिक कैदियों को परिहार दिए जाने की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों की रिहाई की जाती है। अमूमन इनमें ऐसे कैदी शामिल होते हैं जिनकी सजा समाप्त होने वाली होती है। इसके अलावा गंभीर बीमार और जेल में अच्छे आचरण वाले कैदियों की भी रिहाई की जाती है। इस साल भी स्वतंत्रता दिवस पर कैदियों की रिहाई होनी है। सूत्रों के अनुसार इस सूची में 12 वर्ष से अधिक की सजा काट चुके कैदियों को शामिल किया गया है। अब खबर इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर लोगों को गुमराह करने की। देश भर में इम्यूनिटी बूस्टर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए निर्माताओं में काढ़ा बनाने की होड़ लगी हुई है, लेकिन निर्माता अपने मुनाफे के चक्कर में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के नियम और कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव के बाद अब हल्द्वानी के बेलबाल भोग मसाला कंपनी ने काढ़ा मसाला बना डाला है। बेलबाल भोग के स्वामी मुकेश बेलवाल ने दावा किया है कि उनके काढ़े से आम जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी दोनों ही बढ़ जाएंगी। हालांकि उन्होंने इसका विज्ञापन जारी किया था। ऐसा सुनकर आयुर्वेद विभाग के अफसरों का भी सर चकरा गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी MS गुंजियाल ने बताया कि गायत्री फ्लोर मिल ने उनसे काढ़ा मसाला बनाने के नाम पर कोई लाइसेंस नहीं लिया। अगर कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक मेडिसिनल तत्वों को जनता के सामने या मीडिया के सामने लेकर जाते हैं, उससे ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पनप जाती है। साथ ही अगर वह आयुर्वेदिक काढ़ा लॉन्च करना चाहते हैं तो उन्हें उनके विभाग से पंजीयन कराना होगा। वह मार्केट में नहीं बेच सकते जब तक कि पंजीयन नहीं हो जाए। और ये पूर्णतः शरीर के लिए नेचुरली है। इसमें कहीं कोई केमिकल किसी प्रकार का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 13 प्रोडक्ट से बना है और बॉक्स में ही किस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाना है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है, उसके बारे में भी लिखा गया है। सब कुछ उसमें दिया गया है। और इसका 50 ग्राम का पैकेट जो हमने रखा है वो मात्र 50 रुपये में रखा है कि हर सामान्य आदमी के पहुंच में भी ये रहे। और अगर आदमी सुबह शाम इसका इस्तेमाल करता है तो हम विश्वास के साथ कहते हैं कि उसका जो इम्यूनिटी पावर होगा बढ़ेगा और उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ेगी, जिससे उसको किसी भी बीमारी का होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी
आप तक पहुंचाते रहें। खबर प्रदेश में कोरोना को लेकर उद्योगों में जारी होने वाली नई गाइडलाइंस की। कोरोना काल में उद्योगों के संचालन के लिए सरकार नई गाइडलाइन तैयार कर रही है। इन गाइडलाइन को अगले 2 दिन के अंदर जनता के सामने आपदा प्रबंधन प्रभारी सचिव SA मुरुगेशन सामने ले आएंगे। उन्होंने कहा कि किसी फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर पूरी यूनिट सील की जाती थी। जिला प्रशासन उद्योगों की सहायता से औद्योगिक क्षेत्र में जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। SA मुरुगेशन ने बताया कि नई गाइडलाइंस में संक्रमण फैलने से पहले उसकी रोकथाम के उपायों पर जोर दिया गया है। इसके लिए औद्योगिक इकाई में सैंपलिंग भी बढ़ाई जाएगी। उद्योगों को 10% कर्मचारियों की अनिवार्यता सैंपलिंग करानी होगी। इस पर औद्योगिक संगठन भी सहमत हैं। संक्रमण के छिटपुट केस सामने आने पर पूरी फैक्ट्री सील करने के बजाय सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर, गैरसैंण में राजधानी को लेकर राजनेताओं के बयानबाजी की। उत्तराखंड में हरीश रावत के गैरसैंण पहुंचने के बाद राज्य सरकार को ग्रीष्मकालीन राजधानी के मसले पर घेरने का कांग्रेस पूरी तरीके से मौका गंवाना नहीं चाहती है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि केवल अपनी पार्टी के नजरिए से राजनीतिक घोषणा कर मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बात कह दी, लेकिन वहाँ धरातल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। न ही सचिवालय बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया गया है, न ही आसपास के जिलों के लोगों के शासन स्तर पर कार्य वहां होने की गतिविधियां आज तक सामने आई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण के नाम पर पूरी तरह से राजनीतिक घोषणा की बात कही है। तो सत्र के समापन के अवसर पर अचानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं। इसके संबंध में न कोई चर्चा की, न प्रतिपक्ष को भरोसे में लिया, न उसके रूपरेखा के बारे में कोई बातचीत की गई। चलिए, बहुत अच्छा, आपका पार्टी की दृष्टि से यदि ये निर्णय था तो घोषित कराए। उसके बाद से आज तक क्या हुआ? क्या देहरादून में कहीं ऐसी संकेत मिल रहे हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण रहेगी और वहीं सब कार्य होगा? क्या सचिवालय के बनाने की दिशा में कोई भी कदम उठाया गया? क्या वहाँ कोई सचिवालय है? दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।